राम राम जोग्राफर। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 8 जून को पेपर हुआ है उसकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। तो उसमें कौन कौन से जो हैं क्वेश्चन उन पे ऑब्जेक्शन लग सकता है वो भी देखेंगे और पूरा पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट प्रपोज बाय अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देते हैं वो। ठीक है। इस थ्योरी में वो दो वर्ड यूज करते हैं, एक पेंजिया और दूसरा पैंथेलासा। तो पेंजिया मतलब होता है सुपर कॉन्टिनेंट, और जो पैंथेलासा वर्ड ये यूज करते हैं पैंथेलासा, जो पैंथेलासा वर्ड ये यूज करते हैं वो है सुपर ओशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट इज नॉट लोकेटेड इन अ पैसिफिक ओशन। तो जो स्कोशिया प्लेट है वो पैसिफिक ओशन में नहीं है। जो स्कोशिया प्लेट है, यदि हम अटलांटिक ओशन का देखें, जो एस शेप का अटलांटिक ओशन है उसके यहाँ इस रीजन पे, यानी कि हमारा जो क्या कहते हैं, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के साउथ के आसपास यहाँ पर स्कोशिया प्लेट लोकेटेड है। इस पर फ्रांस का कब्जा देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो जो कि हमारा एक्सफोलिएशन है, ये केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल नहीं है। एक्सफोलिएशन जिसे अपसल्कन के नाम से जाना जाता है, जो इसमें क्या होता है, प्रेशर रिलीज के कारण ऊपर ऊपर की परत जो होती है वो पील आउट हो जाती है, निकल जाती है। तो एक्सफोलिएशन जो होता है प्रेशर रिलीज के कारण देखने को मिलता है। ये एक मैकेनिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है, ना कि केमिकल वेदरिंग का। The shadow zone of primary यानी P wave of an earthquake is observed between the which two angle from the hypocenter। तो भूकंप के प्राथमिक पी तरंगों का छाया क्षेत्र जो भूकंप अवकेंद्र से निम्न से किन दो कोणों के बीच में देखा जाता है, तो वह है 103 से 143 डिग्री के बीच में देखा जाता है। एस वेव का जो होता है वो 180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलीज्ड इन अबेंडेंट ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक eruption। तो सल्फर कंपोनेंट अबेंडेंटली निकलता है। आयोग ने इसका आंसर ए माना है, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो होगा वो होगा सल्फर कंपोनेंट। इस पे ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है। विच ऑफ फ्लोइंग प्रपोज्ड द स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो ये वॉल्टर पैंक ने प्रपोज करी है स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी, क्योंकि स्लोप डिक्लाइन थ्योरी जो है वो प्रपोज करी है हमारे विलियम मॉरिस डेविस ने। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोइंग फाउंड इन अ रीजन विथ हॉट एंड एरिड क्लाइमेट। हॉट और एरिड क्लाइमेट में गर्म भी है और साथ साथ एरिडिटी है, बारिश नहीं हो रही, तो वह है प्लाया। प्लाया जो होता है वो एरिड रीजन में देखने को मिलता है। ज्यादातर आप देखें तो राजस्थान जो थार डेजर्ट में है वहां पर हमें प्लाया देखने को मिलते हैं। जो पैटर ग्राउंड और पिंगो जो होते हैं ये पेरी ग्लेशियर प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है। और जो पोलजे होता है वो कास्ट लैंडफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द नेचुरल लीवीज विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेचुरल लीवीज होती है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं। नेचुरल लीवीज होते हैं रिवर रिवर लैंडफॉर्म होते हैं, रिवर के कारण क्रिएट होते हैं, डिपोजिशनल फीचर होते हैं। और ये जो होते हैं, क्वेश्चन पहला तो सही है, दूसरा गलत हो रहा है क्योंकि ऑलवेज परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ये पैरेलल होते हैं। जैसे रिवर ये है, ठीक है, अब रिवर जैसे फ्लो कर रही है ऐसे, तो आइट साइड साइड में ये मलबा जो जम जाता है इसी को हम नेचुरल लीवीज यानी कि प्राकृतिक तटबंध के नाम से जानते हैं। और ये रिवर के परपेंडिकुलर ना होकर पैरेलल या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिलता है, या हॉरिजॉन्टल देखने को मिलता है। ठीक है। इसका जो आंसर करेक्ट होगा, तो इसका पहला आंसर ही सिर्फ करेक्ट होगा, दूसरा गलत होगा। तो जो फ्लोमिंग इज नॉट एन लैंडफॉर्म, तो इसमें सभी लैंडफॉर्म है, कोई भी इसमें लैंडफॉर्म नहीं है, सभी लैंडफॉर्म है। ये इसलिए ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन में जाएगा, क्योंकि मियांडर जो होते हैं रिवर के कारण बनते हैं, मोराइन जो होते हैं और हॉर्न होते हैं ये ग्लेशियर के कारण, और फॉल्ज जो होते हैं वो कास्ट लैंडफॉर्म के कारण क्रिएट होते हैं। दसवां क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोमिंग इज नॉट एन अ ग्लेशियर लैंडफॉर्म। तो लेपीज होते हैं वो ग्लेशियर लैंडफॉर्म नहीं है, ये कास्ट से क्रिएट, कास्ट लैंडफॉर्म होता है, कास्ट स्लगती उससे बनते हैं लेपीज। विच ऑफ फ्लोइंग गैस इज फाउंड इन स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर। तो हाइड्रोजन सबसे कम मात्रा में होती है, सबसे ज्यादा जो होती है नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ये गैसेस आती है।
और सबसे कम जो होती है वो होती है हाइड्रोजन क्वांटिटी में। द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एच विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड। तो किस अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई सबसे अधिक होती है? तो भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है। ये याद रखना, इक्वेटर में लगभग 18 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाती है, जबकि पोल पर इसकी जो ट्रोपोस्फियर की हाइट होती है वो 8 किलोमीटर तक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर पे चलती है कन्वेक्शन करंट। अब कन्वेक्शन करंट होने के कारण यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर है उसका विस्तार ऊपर तक अच्छी ज्यादा हाइट तक देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इन्वर्जन में अगर थ्रू आउट द ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड। थ्रू आउट द ईयर जो टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है वो नॉर्दर्न पोल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर वैसे ही माइनस में रहता है, और फिर जो है ना, ये जो ऊपर सरफेस का टेम्परेचर है, मान लो ये पोलर रीजन है तो इसका यहाँ पर टेम्परेचर तो माइनस में रहेगा, लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर अधिक देखने को मिलता है, इसलिए इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज डज नॉट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, हाँ, लेकिन सर्कुलेशन जो है लैटिट्यूड पर, प्रेशर बेल्ट, डिस्ट्रीब्यूट कॉन्टिनेंट ओशन पर, रोटेशन ऑफ अर्थ, इन सब पे डिपेंड करता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड एयर मास। तो ये जो मैराइन यानी मैरीटाइम ट्रॉपिकल जो होता है ये एक वार्म एयर मास है। जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब पोलर हो गया, पोलर आर्कटिक, ये सब क्या है? कोल्ड एयर मास है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द चिनूक विंड। तो चिनूक विंड के बारे में याद रखना, चिनूक विंड जो होती है नॉर्थ अमेरिका में चलती है, बिल्कुल सही है। इसे हम स्नो ईटर के नाम से भी जानते हैं। ये जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है और ये वार्म विंड है। यहाँ पे लिखा है कि ये वर्षा लाती है, लिखा है ना, वर्षा लाने वाली हवा होती है, लेकिन गलत है, इट इज रेन बियरिंग विंड, ये गलत है। ये वर्षा लाती नहीं, ये गर्म विंड होती है, और ये स्नो ईटर के रूप में काम करती है यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में। ट्रॉपिकल साइक्लोन टर्म्ड एज टाइफून किस सी में कहा जाता है? टाइफून ट्रॉपिकल साइक्लोन को तो वो होता है साउथ चाइना सी में कहा जाता है, जबकि हरिकेन कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरीटाइम वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ फॉलोइंग रीजन। तो ये नॉर्दर्न चिली में देखने को नहीं मिलती। नॉर्दर्न चिली में हमें अटकामा, अटकामा जो डेजर्ट है वहां पर, पेरू या फिर हम्बोल्ट करंट जो कि ठंडी कोल्ड करंट है, इसी कारण डेजर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मराइन टाइप की वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इज डिजिग्नेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पे ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की बात हो रही है, तो ये डीएफ क्लाइमेट होगी। आपने अरुणाचल प्रदेश का नाम सुना होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में जब आपने कोपेन का क्लासिफिकेशन देखा होगा तो वो भी कैसा था? DFC है, यानी कि कॉन्टिनेंटल है। कैसा है? कॉन्टिनेंटल है, विथ ह्यूमिड है, साल भर वर्षा देखने को मिलती है, इस टाइप का क्लाइमेट बताया है। तो वही क्लाइमेट हमें ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट को हम जो है किस अक्षर से दिखाएंगे? DF से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। वैसे तो यदि माना जाए तो होती है, लेकिन जो ट्रेसेस है कार्बन मोनोऑक्साइड वो बहुत ज्यादा गैस को ट्रैप नहीं कर पाती है। ट्रैप नहीं कर पाएगी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाती है, इसलिए हम इसे जनरली ग्रीन हाउस गैस कंसिडर नहीं करते हैं। इससे भी ऑब्जेक्शन लग सकता है चाहे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंच इज इन पैसिफिक ओशन सिचुएटेड टू द नॉर्दर्न ऑफ द इक्वेटर। तो बोनिन ट्रेंच जो होता है वो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देखने को मिलता है पैसिफिक ओशन में। अटकामा, टोंगा और कर्माडिक ट्रेंच ये साउथ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं। डॉल्फिन रिज इज सिचुएटेड विच ऑफ द फ्लोइंग ओशनिक रीजन। डॉल्फिन रिज जो है हमें वो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में मिलती है। ये हमारा अटलांटिक ओशन है। ये जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, इसे कहते हैं डॉल्फिन रिज, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं चैलेंजर। क्या कहते हैं? चैलेंजर रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू स्प्रिंग टाइड विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सन मून अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। जब सीजीकी की कंडीशन बनती है, यानी कि जब सन मून अर्थ जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो हम स्प्रिंग टाइड जनरेट होता है। और स्प्रिंग टाइड हर मंथ में टू दो बार आता है, ट्वाइस, दो टाइम्स आता है, 15-15 दिन के गैप में स्प्रिंग टाइड जनरेट होता है। दिस टाइम अर्थ सन मून तीनों स्ट्रेट लाइन में सीजीकी की कंडीशन बनाते हैं। इसका जो सेकंड है वो गलत हो जाएगा, ओनली ए।
तो जो फ्लोइंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग टाइड, टाइड को क्रिएट करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स प्राइमरी होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है टाइडल जनरेशन के लिए सबसे ज्यादा होता है मून का, दूसरे नंबर पे आता है सन का। ऐसा क्यों होता है? वैसे सन तो बड़ा है लेकिन मून जो है वो करीब होने के कारण इसका जो टाइडल जनरेटिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है जिससे बड़ा टाइड जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of following latitude is the smallest change in the temperature of oceanic water is observed with increasing depth? तो ये हमें नॉर्दर्न पोल्स में देखने को मिलता है। नॉर्दर्न पोल्स में जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो वैसे ही माइनस में होता है। जब नीचे नीचे जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता जब डेप्थ बढ़ाते हैं, इसलिए स्मॉलेस्ट चेंज इन अ टेम्परेचर ऑब्जर्व होता है नॉर्दर्न पोल में। salinity salinity in sea water is not affected by which of the following? तो इसका आंसर आएगा टाइड। टाइड से अफेक्ट नहीं होती। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यदि डेंसिटी बढ़ेगी तो सैलिनिटी बढ़ेगी, ठीक है। इवापोरेशन बढ़ेगा तो भी सैलिनिटी बढ़ेगी, ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ सी वाटर यदि बढ़ेगा तो सैलिनिटी डिक्रीज होगी। तो ये आपस में रिलेट कर रहे हैं लेकिन टाइड से कोई कनेक्शन नहीं है सैलिनिटी के चेंज होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फ्लोइंग सी हैज हाई सैलिनिटी, वही डेड सी की हाई सैलिनिटी होती है। इसकी होती है 220 के लगभग होती है। सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी होती है वो देखने को मिलती है शायद ये 233-38 के आसपास है इसकी। सबसे ज्यादा सैलिनिटी होती है टर्की, जो है ना, टर्की में वॉन लेक है, उसकी सैलिनिटी जो होती है वो 330 है। फिर ये डेड सी आता है और फिर सॉल्ट लेक आती है जो कि कहाँ पर है, यूएसए में, इसकी सैलिनिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to ocean water below thermocline, which of the following statement is correct? थर्मोक्लाइन में क्या होता है, शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है। जैसे थर्मोक्लाइन होता है उसमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है टेम्परेचर में। टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन दिस जोन अप्रोच 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल हो सकता है ये अप्रोच कर लेता है वो 0 और अराउंड 90% ओशन वाटर लाई इन दिस जोन। 90% ऑफ द ओशन वाटर लाई इन दिस जोन बिलो द थर्मोक्लाइन। जैसे कि मान लो ये ओशन सरफेस है, ठीक है। अब थर्मोक्लाइन तो यहीं तक होगा, लगभग 1000 मीटर के आसपास। उसके बाद का जो रीजन है वो 90% कवर करता है इसको, ओशन वाटर को। तो ये भी सही हो गया और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। जो फ्लोइंग करंट फ्लो इन द पैसिफिक ओशन, तो वही पैसिफिक का पूछा है, तो ओशियो करंट पैसिफिक में चलती है। अगुलहास जो है वो इंडियन ओशन में चलती है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इंडियन में आएगा। और ये क्या, वेंगुलर करंट, ये हमारे अटलांटिक ओशन में चलती है। इसमें अटलांटिक में। विच इज फ्लोइंग ओशन करंट इज वार्म ओशन करंट। कौन सी वार्म ओशन करंट है? तो इसका आंसर आएगा अलास्का करंट, जो कि वार्म ओशन करंट है। which of the following conference summit was the agenda 21 adopted? एजेंडा 21 जो है, जिसमें 21 एजेंडा लिए गए थे, ये जो है रियो और समिट 1992 में हुई थी, उसमें इन सभी को अडॉप्ट किया गया था। आयोग ने इसका आंसर बी माना है लेकिन एक्चुअली में सी होगा, तो इस पे भी ऑब्जेक्शन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होता है वो लगभग 0.001% से लगभग 0.01% के आसपास होता है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है। आयोग ने ए इसका आंसर माना है, तो इस पे भी चाहो तो ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। जो फ्लोइंग मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही ऑक्साइड ऑफ सल्फर या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है NO2 और SO2, ये जो है जिम्मेदार होते हैं एसिड रेन के लिए। विथ रेफरेंस टू फोटोकेमिकल स्मोक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? तो फोटोकेमिकल स्मोक जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जब सन की रेज आती है और जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जब रिएक्शन होता है तो उसी को फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। ये जनरली जब कंडीशन होती है जब वार्म और ड्राई क्लाइमेट हो, ये बेस्ट सुटेबल होती है। और ये जो स्मोक होता है ये मिक्सचर होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का या फिर हमारे ओजोन O3 का, ये मिक्सचर होता है। यहाँ पे जो ये जो लिखा है ना, ये फॉग वगैरह, ये गलत होगा, इसलिए ओनली ए इसका आंसर होगा। विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर ड्रॉट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? दोनों ही सही है। इट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन द एरिया। कितना डेवलपमेंट हुआ इस बेसिस पे हम ड्रॉट कंसिडर करेंगे।
और शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन एंड फूडर एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रॉट स्टम्प्ड एज अकाल। फिर से पढ़ लेते हैं। किसी क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में सिंचाई के विकास के स्तर पर निर्भर करता है कितना विकास हुआ। सूखे के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न और चारे की कमी को अकाल कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक हजार्ड। तो एक्चुअली में फ्लड जो होता है वो हाइड्रोलॉजिकल, क्या, हाइड्रोलॉजिकल, ये हाइड्रोलॉजिकल हजार्ड होता है। ड्रॉट, फ्रॉस्ट और हील स्टॉर्म ये एटमॉस्फेरिक हजार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ह्यूमस, विद रेफरेंस टू ह्यूमस विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ह्यूमस को विघटित होने में बहुत लंबा समय लगता है। ह्यूमस सूक्ष्म जीवी क्रिया के प्रति अत्यधिक विरोधी होता है, इसीलिए इसे अधिक समय लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। ह्यूमस इज हाईली रेसिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन बिकॉज ह्यूमस टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी इसका करेक्ट होगा। विथ रेफरेंस टू बायोमास इन द सी विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी दोनों ही सही होंगे इसमें। pyramid of biomass is in the sea is generally inverted, yes, और बायोमास ऑफ फिश फार एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। जैसे समझा देता हूँ आपको। पिरामिड ऑफ बायोमास होता है कि कितना उसमें वजन है। जैसे क्या होता है, पानी में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो हजारों लाखों में होते हैं, तो नंबर के हिसाब से तो वो सही बनेगा, लेकिन क्योंकि उनका बायोमास जो होगा वो बहुत कम होगा। एक बड़ी फिश जो होती है उसका बायोमास बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टन्स, इसलिए इसका इन्वर्टेड हो जाएगा, इसलिए सही है। यहाँ पे लिखा है ना, मछलियों का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से कहीं अधिक होता है, इसीलिए समुद्र का बायोमास का पिरामिड से बनता है, उल्टा बनता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन इंडिया, 1980 में आता है फर्स्ट कंजर्वेशन एक्ट। जो फ्लोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs इज रिलेटेड टू द लाइफ बिलो वाटर। तो गोल 14 है। गोल 13 में तो क्लाइमेट चेंज की बात की गई है। आगे क्वेश्चन है, which of the following is characteristic feature of the second stage of demographical transition theory। तो हाई बर्थ रेट विद डिक्लाइनिंग डेथ रेट, ये थॉमसन ने 1929 में दी। फिर इसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, और ब्लैंकर ने इसे 5 स्टेज बताई थी। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड स्टेज है उसमें कहा गया कि हाई बर्थ रेट विद डिक्लाइनिंग डेथ रेट। 41 का, 42 का आंसर देख लीजिए। टोटल फर्टिलिटी रेट को डिफाइन करना है। द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू ड्यूरिंग हर प्रोडक्टिव ईयर। एक महिला द्वारा अपने प्रजनन वर्ष के दौरान कितने बच्चों की औसत संख्या की अपेक्षा की जाती है। मतलब एक महिला जब 15 से 49 साल की होती है उसके बीच में वो कितने बच्चा पैदा करती है, नंबर ऑफ जो चाइल्ड पैदा करती है, उसी को ही हम उस महिला की टोटल फर्टिलिटी रेट कहेंगे। What is the name giving to the diagram that depict the size of country according to the population size। तो कार्टोग्राम, कार्टोग्राम जो होते हैं वो याद रखना डिस्टॉर्टेड होते हैं। ये क्या, पॉपुलेशन जैसे साइज है उसके बेसिस पर बता देते हैं। जैसे इंडिया और चाइना जो कंट्री है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन साइज काफी बड़ी दिखाई जाती है, तो ये जो है डिस्टॉर्टेड होते हैं, ये एरिया को डिस्टॉर्टेड करते हैं कार्टोग्राम, इसलिए इसका आंसर जो होगा कार्टोग्राम ही होगा। जो फ्लोइंग यूज द ग्रेविटी मॉडल टू एक्सप्लेन माइग्रेशन, वही रिले ने दी है। 1931 में WJ रिले ने ग्रेविटी मॉडल टू एक्सप्लेन द माइग्रेशन, ग्रेविटी मॉडल देते हैं। द फ्लोइंग हैज बीन गिविंग द लॉ ऑफ माइग्रेशन, 1885 में लगभग 10 लॉ जो है वो देते हैं लेवेंस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशन में। वो यूज द टर्म मेगालोपोलिस फॉर द फर्स्ट टाइम, जीन गॉटमैन यूज करते हैं मेगालोपोलिस टर्म फर्स्ट टाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज बाय हैरिस वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। हैरिस महोदय जो हैं वो अपना मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी देते हैं, उस थ्योरी में वो फंक्शनैलिटी या फिर कार्यात्मक, जो कार्यात्मकता होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो प्रपोज अ सिक्वेंशियल स्टेज मॉडल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ये गिब्स देते हैं। गिब्स जो होते हैं 5 स्टेज बताते हैं अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थ्योरी। उसका बेसिस लेकर वो बताते हैं कि कैसे अर्बन एरिया जो है वो समय के साथ साथ डेवलप्ड होता है। गिब्स, इसका आंसर होगा। K4 is related to which of the following as per the central place theory of Bristol। K4 का ट्रैफिक आएगा। इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, MTA याद रख लेना इसमें, और यहाँ लिख देना 3 4 7। ठीक है, M यानी कि
मार्केट के लिए K3 होगा, और T मतलब फोर, ट्रैफिक, इसके लिए K4 देखने को मिलेगा, और ये A मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि K7 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी सिटी वाज गिवन बाय मार्क जेफरसन इन द ईयर 1939। वही प्राइमरी सिटी जो डिस्प्रोपोर्शनली लार्जेस्ट होती है किसी भी कंट्री में। जैसे इंडिया में प्राइमरी सिटी नहीं है, लेकिन यदि स्टेट की बात करें, जैसे पटना एक लार्जेस्ट सिटी आ जाती है, इसकी पॉपुलेशन के आसपास कोई सा भी सिटी नहीं है बिहार में। इसी तरह कोलकाता, है ना, ये एग्जांपल देखने को मिलते हैं हमें। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट एट एनी टाइम इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो वाटर परसेंटेज होता है एनी टाइम, वो होता है 0.001%। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी हार्नेस फ्रॉम द सी, वो है टाइडल एनर्जी। ठीक है। नॉन कन्वेक्शनल जो कि नवीनकरण, या फिर हम इसे रिन्यूएबल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आयोग ने इसका बी आंसर माना है, लेकिन एक्चुअली में सी होगा, तो इस पे भी ऑब्जेक्शन लगेगा। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, व्हाट टाइप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वाज प्रपोज्ड बाय जॉन हेलरिच वॉन थेनॉन इन हिज मॉडल टू द सेकंड रिंग आउटसाइड टू द सेंट्रल सिटी एरिया टू वुड प्रोडक्शन। ठीक है। इन्होंने 6 रिंग बताई है, याद रखना, 6 रिंग बताई है इन्होंने। पहली में बताते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट, दूसरी में है वुड प्रोडक्शन, तीसरी में जो है वो इंटेंसिव क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं, चौथी में ये कहते हैं कि जो है वो प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें बैरन लैंड भी देखने को मिलता है। चौथी में बैरन लैंड भी, 14% बैरन लैंड देखने को मिलता है, और यहाँ पे 7 ईयर जो सिस्टम होता है क्रॉप का, वो भी देखने को मिलता है। पांचवी में ये 1/3 सिस्टम बता देते हैं कि यहाँ पे हम जो है अनाज भी उगा रहे हैं, ग्रास भी है, ठीक है, और साथ साथ इसमें हम क्या जो बैरन लैंड है वो भी देखने को मिलता है। तो 1/3, 1/3 इसका है 33% और लास्ट जो छठी रिंग है वो है कैटर रियरिंग या पशुपालन। विच इज फ्लावर्स इज नॉट कल्टिवेटेड एज अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो जूट जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के रूप में कल्टीवेट नहीं होती है। जैसे जूट सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है कलकत्ता, यानी कि वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कॉफी, रबर, टी देखने को मिलती है। विच ऑफ फ्लोइंग प्रपोज द लिस्ट कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। वही वेबर ने 1909 में लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी दी है। विच ऑफ फ्लोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स इंडस्ट्रियल रीजन इन नॉर्दर्न अमेरिका। वो है मैसाचुसेट्स। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ एडवर्ड उलमैन थ्योरी ऑफ स्पार्शियल इंटरेक्शन इन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। एडवर्ड उलमैन की परिवहन भूगोल की स्थानिक अंतर्क्रिया के सिद्धांत का आधार नहीं है। तो एडवर्ड उलमैन के लिए आपको ट्रिक याद करना है, ICT। ICT है ना, तो इसमें जो I मतलब है क्या, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी, C मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, और T मतलब ट्रांसफरेबिलिटी। तो तीनों ये आ रहे हैं, इसमें कौन सा नहीं है बेसिस एडवर्ड उलमैन का स्पार्शियल इंटरेक्शन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में, तो एग्लोमेरेशन नहीं है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड अमॉन्ग नेशंस। द अल्बर्ट ओ हिर्शमैन थ्योरी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट emphasizes the unbalanced growth with focus on key industrial industries to trigger development। अल्बर्टो हिर्शमैन ने जो है प्रमुख रूप से असंगठित विकास पर जोर दिया था, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलता है। इसकी बात करते हैं कि कैसे एक जो डेवलप्ड कंट्री है, यानी विकसित देश जो है, वो अल्प विकसित देश का फायदा उठाता है। ये अल्बर्टो हिर्शमैन ने इसकी बात करी थी। विच ऑफ फ्लोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ APOEC इकोनॉमिक ब्लॉक। तो इसमें पनामा आएगा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो मेंबर नहीं है वो पनामा नहीं है। Which of farming is not among the intangible culture heritage of India as declared by UNESCO। तो यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल नहीं है कुल्लू का दशहरा, छऊ नृत्य, कुंभ मेला और नवरोज, ये सभी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोइंग ट्राइब ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो इसका आएगा शोम्पेन आंसर आएगा। चावरा, ओंगे और सेंटलीज, ये तीनों जो है वो अंडमान, जो है ना अंडमान, इसमें देखने को मिलते हैं, जबकि निकोबार ग्रुप आइलैंड में शोम्पेन देखने को मिलते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पर्शियन जो है प्रिंसिपल लैंग्वेज नहीं है जम्मू कश्मीर की। डोगरी, बाल्टी और पंजाबी ये प्रिंसिपल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वर रिलीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो 2002 से 2017, 2002 में भी नेशनल पॉपुलेशन नेशनल हेल्थ पॉलिसी आती है, फिर 2017 में भी आती है। ये मॉडिफिकेशन वर्जन है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के। India's official portal for medical value travel (MVT) for those who want to avail medical treatment in India has been launched by the Ministry of Health and Family Welfare. इसका आंसर सी होगा। सर की क्रिक डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंडिया जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे गुजरात देखने को मिलता है, ठीक है। तो गुजरात के इस रीजन के आसपास हमें सर क्रीक देखने को मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये काफी लंबे समय से विवादित क्षेत्र है सर क्रीक। बाद में चुनाव सुधार के लिए तनख्वाह समिति का गठन किया गया था वर्ष 2010 में। Which of following country was not among the member of the OPEC when it was created in 1960। ठीक है, तो कतर इसका मेंबर नहीं है। आपको 5 याद रखने होंगे इसमें। पहले तो I2 याद रखना पड़ेगा, यानी ईरान और इराक दोनों ही इसके फाउंडिंग मेंबर थे 1960 में, इसके ओपेक के, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। दूसरे जो तीसरा जो है वेनेजुएला याद रखना, साउथ अमेरिका का। फिर आते हैं सऊदी अरेबिया, ठीक है। और जो पांचवा है वो आएगा कुवैत। कतर ना होकर कुवैत इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब ये 5 जो है फाउंडिंग मेंबर है। अब इसमें कुवैत नहीं आ रहा है, इसलिए जो है कतर दिया है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। एक्चुअली में कतर ना होकर कुवैत जो है फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है। which where and when was the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) was found। तो ढाका 1995 में फाउंड हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, जो कि नेपाल में आता है। शार्क जो कि लेकिन 2014 से ये अभी एक्टिव है ही नहीं, बहुत दिन हो गए से इनएक्टिव है। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है। चीन के बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) भारत के रणनीतिक हितों के संबंध में हिंद महासागर की भू राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। इससे हिंद महासागर में चीन के प्रभाव बढ़ जाता है और भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाती है, क्योंकि BRI का विरोध इंडिया कर रहा है। यदि BRI जो इनिशिएटिव है पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है तो इससे क्या होगा, इंडिया को टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि ये इंडिया चाइना जो इन्फ्लुएंस करेगा इंडियन ओशन को, जिससे हमारा सिक्योरिटी कंसर्न क्रिएट होगी। The positivism in geography emphasizes the application of scientific method and empirical observation। पॉजिटिविज्म जो है दार्शनिक आधार है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का। मतलब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में एम्पेरिसिज्म की बात की गई है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात की गई है, साइंटिफिक मेथड की बात की गई, तो वही इसका आधार दिखाता है। इसका आंसर बी होगा। मतलब फ्लोइंग गिव द कंसेप्ट ऑफ सोशल डार्विनिज्म। तो सोशल डार्विनिज्म कंसेप्ट दिया है फ्रेडरिक रेडशल ने। मतलब फ्लोइंग डिड नॉट बिलीव इन पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में बिलीव नहीं है कॉल का। कॉल जो है डिटर्मिनिस्टिक थे, है ना, डिटर्मिनिस्टिक थे ये। ईशा बोमेन, लुइशियन फेब्रे और जीन ब्रून्स ये सभी पॉसिबिलिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नेचर ना होकर ह्यूमन सब कुछ है, इसमें ह्यूमन सेंट्रिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज अ फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये इसका आंसर आएगा पॉल विडार्डिला ब्लास। कहाँ पर? फ्रांस में, याद रखना। फ्रांस में इन्हें फाउंडिंग मेंबर कहेंगे, लेकिन यदि हम कहें कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है तो वो आएगा रेट चेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। इल्सवर्थ हंटिंगटन। हंटिंगटन महोदय पता है, ये कहते हैं कि क्लाइमेट कैसे ह्यूमन को प्रभावित करता है, इसके बारे में ये अपनी बुक में विस्तार से बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 का, हु वाज नॉट अ ग्रीक जोग्राफर। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्लाडियस टॉलमी और पॉम्पस मेला दोनों ही ग्रीक जोग्राफर ना होकर ये रोमन जोग्राफर हैं। तो ये जो है ऑब्जेक्शन में जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ए माना था। द कंसेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ वाज प्रपोज बाय। लिमिट टू ग्रोथ जो है 1972 में एक मीटिंग होती है क्लब ऑफ रोम में, उसी समय कंसेप्ट आता है लिमिट टू ग्रोथ। हमें अब हमारी ग्रोथ जो है उसे लिमिट करना जरूरी है, ताकि हम सस्टेनेबल
हो सके। ठीक है। वो गिव द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वही कॉल लेटर देते हैं, जर्मन के विधान थे ये, आर्म चेयर जोग्राफर कहे जाते हैं, इन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी कंसेप्ट दिया है। विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फेडरिक रेडचेल इज नॉट करेक्ट। फ्रेडरिक रेडचेल महोदय डिटर्मिनिस्टिक थे बिल्कुल, इन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी टर्म कॉइन करी थी। इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्सिंग, लिप्सिंग जो है यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम किया था। इनकी ये बुक नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी इनकी बुक नहीं है, इनकी तीन इंपॉर्टेंट बुक है, एक तो वॉल्कर कुंडे है, वॉल्कर कुंडे, वॉल्कर कुंडे इनकी बुक है। ठीक है, 2 वॉल्यूम में आती है इनकी बुक। दूसरी इनकी जो है एंथ्रोपोजोग्राफी बुक है। ठीक है, ये जो एंथ्रोपोजोग्राफी इसके 2 वॉल्यूम इसके भी आते हैं। और तीसरी इनकी बुक है पॉलिटीज ज्योग्राफी, जो कि 1897 में आती है। तो तीन इंपॉर्टेंट बुक इनकी है, फिजिकल ज्योग्राफी इनकी बुक नहीं है। आगे क्वेश्चन, हु अपोज क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, इसका आंसर एल डी स्टेम बताया है इन्होंने, लेकिन डेविड हार्वे भी आएगा इसका आंसर, इस पे भी ऑब्जेक्शन लगेगा। क्यों? डेविड हार्वे जो है पहले तो पॉजिटिविज्म को यानी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में ये काफी उसके विरोधी हो गए थे। और एल डी स्टेम ने तो स्टेटमेंट दे दिया था कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एज अ सिविल वॉर। तो ये भी होंगे, तो दोनों इसके आंसर होने चाहिए, इसलिए ऑब्जेक्शन लगेगा इस पर। What will be the circulatory ratio of the perfectly circular river basin? इसका आंसर आएगा 1, यानी कि इसका एक डी आंसर होगा। जो परफेक्ट सर्कुलरली रिवर बेसिन जो होता है, वृत्ताकार अनुपात जो रिवर का होता है, उसका आंसर 1 होता है आरसी के अकॉर्डिंग। ओके, आगे है स्टॉलर स्ट्रीम ऑर्डरिंग सिस्टम व्हेन वन स्ट्रीम ऑफ सेकंड ऑर्डर मर्ज विद द स्ट्रीम ऑफ थर्ड ऑर्डर रिजल्टिंग स्ट्रीम ऑफ द ऑर्डर, तो इसका आएगा थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम। स्टॉलर महोदय ने क्या कहा था कि जैसे मान लो ये सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम है, ये थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम है। ठीक है, अब ये ठीक है, जब दोनों मर्ज होंगे तो जो हायर ऑर्डर स्ट्रीम होगी वही इसका आंसर होगा, इसलिए थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम होगा। यदि यहाँ पे दो दो लिखा होता, दोनों सेम होती, तो इसका आंसर भी 3 ही होता। तो इन्होंने कहा जब सेम स्ट्रीम मिलती है तो एक नई स्ट्रीम बनती है, और दूसरा इन्होंने कहा यदि एक बड़ी स्ट्रीम छोटी स्ट्रीम से मिलती है तो इसका आंसर बड़ी स्ट्रीम ही होगा, यानी कि 3। जो फ्लोइंग बेस्ट सुटेड फॉर शोइंग द प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ज्योग्राफिकल एलिमेंट, जब भी हमें प्रोपोर्शनल बताना है, किसी लैंड वैल्यू को दिखाना है, तो बेस्ट जो होगा पाई डायग्राम होगा। पाई डायग्राम से हम किसी चीज को प्रोपोर्शनली बता सकते हैं। ठीक है, 100% लेकर पाई डायग्राम। द स्केल ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ इज लार्जर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, लार्ज होगा जब कैमरा का लोअर एल्टीट्यूड होगा। जब कैमरा बहुत करीब होता है ना, तो वो बहुत कम एरिया बताता है, लेकिन जो स्केल होता है उसका लार्ज हो जाता है, इससे जो डिटेल चाहिए हमें वो मिल जाती है। इसका आंसर बी होगा। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ लैंडसेट इज करेक्ट, तो इसका आंसर आएगा इज अ जॉइंट ऑपरेटेड बाय नासा एंड यूएसजीएस। यूएस डिपार्टमेंट और नासा द्वारा जॉइंट वेंचर था लैंडसेट, जो कि 2013 में लॉन्च होता है, और ये रिमोट सेंसिंग को सपोर्ट करता है, और इसमें विजिबल इंफ्रारेड के साथ साथ माइक्रोवेव और थर्मल वेव का भी यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर करेक्ट कौन सा है? बी है। What is a spatial resolution of linear imaging self scanning sensor for less force satellite imagery? तो 5.8 होता है। यह इंडियन गवर्नमेंट द्वारा आईआरएस के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था, और इसकी जो स्पार्शियल रेजोल्यूशन जो होती है वो 5.8 मीटर होती है। विच ऑफ फ्लमिंग इज नॉट एन कंपोनेंट ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो सैटेलाइट इसका कंपोनेंट नहीं होता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पीपल प्रोसेस जो होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट होते हैं, सैटेलाइट इसका आंसर नहीं होगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, रिवर बेसिन हैज अ टोटल स्ट्रीम लेंथ 1200 किलोमीटर, ड्रेनेज डेंसिटी 3 किलोमीटर, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द बेसिन? तो इसका फॉर्मूला होता है ड्रेनेज डेंसिटी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रीम डिवाइडेड बाय रिवर बेसिन एरिया। ठीक है, इसका होता है, तो ड्रेनेज डेंसिटी इधर करेंगे तो अपन एरिया इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एरिया चाहिए। तो लेंथ जो है वो है 1200 किलोमीटर, जबकि जो ड्रेनेज डेंसिटी है वो 3 है, तो इसका जो आंसर आएगा 400 स्क्वायर किलोमीटर, इसका आंसर आएगा बी। द हिल स्लोप हैज एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 400 मीटर ओवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, व्हाट इज द स्लोप ग्रेडियंट ऑफ? परसेंटेज ऑफ हिल आता है, तो परसेंटेज में देखना, स्लोप ग्रेडियंट जो है हमें परसेंटेज में निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वर्टिकल, सॉरी गलत हुआ है जहाँ,
इसका आंसर होगा वर्टिकल डिफरेंसेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, और इनटू 100 करना पड़ेगा क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। तो वर्टिकल डिफरेंसेस तो 450 मीटर है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हम मीटर में निकालेंगे, तो वो 1500 हो जाएगी, और 100 करेंगे तो इसका जो आंसर होगा 30% इसका आंसर होगा। जो फ्लोइंग सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम बिलोंग टू इंडिया, तो इंडिया का है नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। जो फ्लोइंग पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया इज हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर, तो वो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की हाइट जो है 8100 मीटर से ऊपर है, ठीक है, और इन सब की हाइट 7700 के आसपास आती है। इसका आंसर सिर्फ ए होगा, नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत होगा, या फिर डाउट थोड़ा सा लग रहा है मुझे। ठीक है, देख लेंगे। जो फ्लोइंग आप एक बार देख लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है सर, ठीक है। जो फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस मैंगो शावर एक्सपीरियंस करता है हमारा कर्नाटका, लेकिन ब्लूसम शावर जो होता है एक्सपीरियंस करता है हमारा केरला स्टेट। हम्म, वही बारिश से पहले जो बारिश होती है, जो मई अप्रैल मई के बीच में होती है, उसे हम जो प्री मानसून के नाम से जानते हैं। जैसे प्री मानसून असम में भी देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल में से काल बैसाखी कहते हैं, असम में से चेरी, कुछ बारडोली कुछ नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेफरेंस टू टेम्परेट फॉरेस्ट इन साउदर्न इंडिया, विच आर फ्लावरिंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं साउथ इंडिया में, दे आल्सो नोन एज सोलास, आपने पढ़ा होगा, जो वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं। और जो मैंग्रोलिया इज एन इम्पॉर्टेंट ट्री फाउंड इन द दिस फॉरेस्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ससेसलम शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जो फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ सदर्न इंडिया, वही पेरियार रिवर जो कि केरला में चलती है। भरतपुजम नाम से शायद इसमें है, और पेरियार है। ये जो रिवर है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और केरला में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फ्लोइंग स्टेट इन इंडिया इज नॉट एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट, तो बिहार जो है इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन नहीं करता, बिहार नहीं करता ज़्यादा ग्राउंडनट या मूंगफली का प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा मूंगफली का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है गुजरात। इसमें नॉट का पूछा था, इसलिए बिहार आएगा आंसर। As per the annual report of Ministry of Mines, Government of India 2024 के अकॉर्डिंग, द लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया, सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन करता है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे राजस्थान। नेक्स्ट, एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 23, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, वही पंचकुला आएगा इसका आंसर। नेशनल वाटरवे 10 जो है हैज बीन डेवलप ऑन द रिवर अम्बा, और नेशनल हाईवे 73 जो है, नेशनल वाटरवे 73 जो है नर्मदा रिवर पर। What was the total number of class 6 town in India as per the census 2011? 424 है। क्लास 6 जो होती है ना, उसके अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसे क्लास 6 में कंसिडर किया जाता है। तो उसमें टोटल जो हमारे सिटीज आ रही हैं, जो टाउन आ रहे हैं, एक्चुअली में टाउन आ रहे हैं, वो कितने हैं, 424, ठीक है। तो ये पेपर डन होता है, आपको जो भी ऑब्जेक्शन में लग रहे हैं उसको आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर इसके हम सोर्स प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पर। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रोफेसर रेडचल। इसकी मैं लिंक आपको, जो इसकी जो लिंक है मैं आपको नीचे जो है कमेंट कर दूंगा, या फिर नीचे डाल दूंगा जहाँ भी मुझे लगेगा, ठीक है। थैंक यू।